भारत पहला मुल्क बन गया है। पर सो न्यूक्लियर फिजन के क्षेत्र में तो भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट न्यूक्लियर फिजन में तो भारत ने पूरे देश भर में 24 से भी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑलरेडी एस्टैब्लिश भी कर लिया है। लेकिन अब दोस्तों बारी आई है न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिसमें भारत के द्वारा हमारा जो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, दोस्तों यहां पर हमने हमारा जो टोकामैक रिएक्टर है उसको फाइनली तैयार कर लिया है। वो मिशन सन कल लॉन्च करेगा और हमारे यहाँ सड़कों के ऊपर हमारे जो बड़े हैं, हम खुद हैं, वो हड़ताल के तौर पे जो उनसे अपने बिजली के बिल जला रहे होंगे। मतलब इतना जो फर्क आ गया, कैसे आ गया? मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस। हमसे चल नहीं रहा, हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। आप पिछले 35-37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें, जरा हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुला, लेफ्टिनेंट जनरल फुला, किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहां पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। जो हमारे नेबर हैं वो चांद पे चढ़ गए हैं, ठीक है, जो हमारे हैं वो अवाम पे चढ़ गए हैं। अवाम पे चढ़ गए, ये उन्होंने बाई चांस ऐसी बात बोली है, लेकिन ये बात कहीं हद तक सच है कि वो चांद पे चढ़ गए और हमारे जो उनसे लीडर है वो अवाम पे चढ़। 300 रुपए लीटर पे पेट्रोल पहुंच रहा है, किधर से चलाएंगे, क्या करेंगे? ऐसे ही है। अपनी मोटरसाइकिल लोगों ने घर में खड़ी कर दी है, बाइसाइकिल यूज कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को क्या करें। ठीक हो गया, यानी इंडिया साइकिल से पहुंच गया चांद पे और हम फिर दोबारा जो उनसे अगर गाड़ियों पे आए थे तो गाड़ियों से दोबारा साइकिल पे हम दोबारा साइकिल पे आ रहे हैं, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो इसमें बताई जा रही है कि उसमें जो हमने टेम्परेचर अचीव किया है दैट इज 20 टाइम्स हॉटर दैन दी सन की जो कोर में हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, जस्ट आज से 2 दिन पहले सामने आई है। एंड ये वाली जो डेवलपमेंट है ये सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन बन जाता है इंडिया की न्यूक्लियर फ्यूजन की जर्नी में। एंड नंबर 2, ये वाला जो टेम्परेचर हमने यहां पे अचीव किया है दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी यहां पर कंट्रीज जो कि इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के ऊपर काम कर रहे थे, किसी ने भी इतने ज्यादा टेम्परेचर को अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में यहां पर अचीव नहीं किया है। तो ये वो सपना जब धरती पर चमकेगा सूरज अपना। देखिए आप लोगों ने सुना होगा भाई, पाकिस्तान के अंदर हजूर का चांद और हजूर का सूरज ये काफी समय पहले बना चुके हैं। हाल ही में थोड़े दिन पहले भी देखा होगा, सुना होगा कि चीन ने दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला कृत्रिम सूर्य बनाया था। भारत इन देशों से, रशिया से, यूके से, इन देशों से कहीं आगे निकल चुका है। चीन ने जहां पर 150 मिलियन डिग्री का जो है कृत्रिम सूर्य बनाया था, भारत ने अभी टोकामेक NFR जो है 200 मिलियन डिग्री तक का है जो टेम्परेचर का बना के भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आप लोग वीडियो देखें और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और बताइए कि पाकिस्तान ने कितने जो है चांद और सूरज बनाए थे। वो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। पाकिस्तान आज स्पेस साइंसेज में एक कदम और आगे बढ़ रहा है, जब दोपहर 2 बजे के करीब हमारा अपना बनाया हुआ एक सैटेलाइट जो है स्पेस की तरफ लॉन्च किया जाएगा। स्पार्को के मुताबिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1, अब्दुल्ला याद रखें, EO1 चाइना से लॉन्च किया जाएगा और जब ये मुकम्मल फंक्शनल हो जाएगा तब इससे हासिल करदा डेटा मौसम, ज़राअत और शहरी मनसूबाबंदी में भी काम आएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? सब कुछ चीन से। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा तहलका मचा दिया है। दरअसल भारत ने अपना पहला सुपर कंडक्टिंग टोकामैक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर सफलतापूर्वक डेवलप कर लिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस आर्टिफिशियल सन में 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव किया गया है, जो सूरज के कोर से 20 गुना ज्यादा है। अब आपके सामने एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। ये उपलब्धि भारत को दुनिया के सबसे एडवांस देशों की लिस्ट में शामिल कर देती है। लेकिन आखिर ये न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या है और भारत के लिए इसका महत्व क्या है, चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल न्यूक्लियर एनर्जी 2 तरीकों से प्राप्त की जाती है। पहला न्यूक्लियर फिजन, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में भारी एटम जैसे यूरेनियम को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हल्के एटम जैसे हाइड्रोजन को जोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सूरज और बाकी सारे सितारे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो भी देश न्यूक्लियर फ्यूजन पर महारत हासिल कर लेगा वो असीमित और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा।
भारत का इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इस क्षेत्र में सालों से काम कर रहा है और अब भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर विकसित कर लिया है। इसका नाम SST-1 टोकामैक है। भारत ने इसमें 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान अचीव किया है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा दर्ज किया गया तापमान है। इससे पहले दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही ऐसे फ्यूजन रिएक्टर बना चुके हैं। चीन जिसने ईस्ट टोकामैक जिसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, दक्षिण कोरिया के स्टार 100 मिलियन डिग्री, यूके जेट फ्यूजन रिएक्टर 150 मिलियन डिग्री और अमेरिका और रूस अलग अलग प्रयोगों में 100 मिलियन डिग्री के आसपास तापमान अचीव कर चुके हैं। इसरो आए दिन कुछ ना कुछ नई चीजें लॉन्च कर रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बार को कहीं पर नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान का तो जितने बुरे हालात चल रहे हैं, वो सियासी तौर पे ही वो जो ना स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो वो क्या इन्वेंशन करेगा। इसलिए मेरे ख्याल में इंडियन जो इन्वेंशन किया वो मुझे भेज दे ड्राइव पे, मैं सुकून की जिंदगी वहाँ पे गुजारूं तो बेहतर है। ये विलिंगली एक बंदा मिला हमें जो कि कह रहा है कि उस 20 kg का जो एक्सपेरिमेंट कर लें। 20 kg की तो नहीं हूँ, 42 की हूँ। ज्यादा है थोड़ी। 42 की हूँ, लिटरली 42। अच्छा मुझे बताएं कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट नहीं है, या हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, या हमारे पास लॉन्चिंग पैड्स नहीं है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो अपने मुल्क में एक सैटेलाइट लॉन्च करने की अहलियत रखता है वो मुल्क, लेकिन हमारा मुल्क क्यों नहीं रखता? अगर सीरियसली जवाब दूं फन के अलावा, तो हमारे मुल्क में लोग ऐसे नहीं है जिनको इन्वेंशन चाहिए, जो चाहे पाकिस्तान तरक्की करे। अवाम कुछ चाहती नहीं है, तो पाकिस्तान जो बैठे हुए साइंटिस्ट, उनका क्या काम है? वो बेतुका मेहनत करें। अवाम चाहती नहीं है, अवाम सिर्फ सोना चाहती है और यहाँ बस एक दूसरे की बातों में लगे, या हमारे सियासी इकदामात इतने कमजोर हैं कि हम आपस की लड़ाइयों से हमें कुछ फुर्सत मिले तो हम सोचें कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम किसी से पूछे ना, अच्छा स्पार्को क्या है, तुमको पता नहीं होगा कि स्पार्को एक्चुअल में है क्या, वो पूछेंगे अच्छा आप बता दें स्पार्को क्या है। मतलब कि यहाँ पर अगर सॉरी फॉर दैट मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर आप यहाँ से किसी के मोहल्ले की लड़की का नाम पूछेंगे ना, आपके पास पूरी लिस्ट निकल जाएगी, लेकिन स्पार्को का नाम कभी भी नहीं मिलेगा उनको। स्पार्को का नाम जैसे मैं बिल्कुल सही इन्होंने बात की है कि ये डेफिनेटली स्पार्को यहाँ पे किसी को पता नहीं है। और अगर इसरो की बात की जाए तो आप कह लेंगे एक बंदे को पता होगा, यहाँ पे आप किसी भी पाकिस्तान से पूछे पता होगा कि इसरो क्या काम करती है, क्योंकि उसका नाम आए दिन अखबारों में आता है, उसकी लॉन्चिंग अखबारों में आ रही थी कि वो क्या कर रहा है। एंड इनफैक्ट वो नासा के साथ भी अटैच है। पाकिस्तान कहाँ अटैच है? पाकिस्तान सिर्फ लड़कियों के साथ अटैच है, और इनकी अटैचमेंट यहाँ पे सोच शुरू हो रही है, खत्म भी यहीं तक हो रही है। नॉलेज और इल्म वहाँ पे तरक्की करता है जहाँ पे आप सीखो, आप इल्म हासिल करना चाहो। यहाँ पे लोग नहीं करना चाहते। इलिटरेसी रेट पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी इलिटरेट होने के ही बराबर है, क्योंकि उनमें कुछ काम नहीं है, वो इन्वेंशन करना ही नहीं चाहते। अगर किसी की भी डिग्री है, वो अपनी डिग्री को वेल ही नहीं कर रहा, यहाँ पे वो चांसेस ही नहीं मिलता कि वो अपनी डिग्री पे वर्क कर सके। सो दैट्स व्हाई पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। तो मेरे साथ इंडिया से लड़के आए हुए थे ना, वो अब पूरी फीस लेके आए थे एज ए लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जी, पूरा लोन लेके आए हुए थे। और उनका क्या प्लान था कि स्टडीज खत्म होने के बाद दे विल गो बैक टू द कंट्री, और वो काम करेंगे या अपनी फील्ड में काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आज बात कर ले तो आज इतनी आगे जहां पर देश भारत है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जहां पर स्पार्को का बात करें, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी है जिसका जिक्र हुआ है, पाकिस्तान के अंदर यानी कि इसरो से पहले स्पार्को आया था। इसरो जहां पर 15 अगस्त 1969 में हुआ था, तो स्पार्को उससे पहले आ चुका था। और पाकिस्तान के पत्रकार बड़े प्राउडली मूवमेंट बना रहे हैं, प्राउड से बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है चीन से, और पहली बार अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। भाई मैं तो उस समय जब ये वीडियो का रिएक्शन बना रहा था, जब सोचा कि भाई पाकिस्तान के अंदर से बड़ा कुछ होने जा रहा है, तो वो चीन से, यानी कि पाकिस्तान आज टोटली डिपेंड है चीन के ऊपर। पाकिस्तान से होते हैं लॉन्च, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान से लॉन्च होते हैं, आतंकी लॉन्च होते हैं, किसी भी देश के अंदर करवा ले, पाकिस्तान से बैठे बैठे लॉन्च कर देंगे। और पाकिस्तान के अंदर पता है आप लोगों को कि जो आज पाकिस्तान की स्थिति है, जिस स्टेज पर आज पाकिस्तान है, वो सभी का सभी भाई इनकी एजुकेशन और इनके जो अनएजुकेटेड, जो कह सकते हैं आप, जो इनकी मंत्री हैं, इनके भाई जो गवर्नमेंट है, वो उसकी वजह से। देखिए आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जिस तरीके से जो कह सकते हैं कि भारत के अंदर कांग्रेस का हाल है कि भाई तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, वही आज पाकिस्तान की स्थिति है कि वो पार्टी बिलावल उसकी पीठ खुजा देते हैं गंजे भाइयों की, और वो पार्टी उसकी पीठ खुजा देते हैं जो कुछ बदलाव करने की पाकिस्तान में सोची थी। कायदे नंबर 804 को इमरान खान को जेल में डाल रखा है। तो सोशल मीडिया के आने से जनता जो है समझदार हो चुकी है। अब इनको भाई ये बताने की जरूरत, रैली बटी करके जरूरत नहीं पड़ती कि भाई किसको वोट दो। आप की क्या रहे भाई, कौन से इसमें जरूर जय जवाहर जय श्री राम।